गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चैप्टर 3 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3 है, प्रश्नावली 3 है, हम लोग पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। इससे पहले का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर आपके पास बुक है तो सही है, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा पर देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच में पूर्णांकों को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो थोड़ा सा आरोही क्रम अवरोही क्रम आप समझ लो। आरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। ये थोड़ा सा समझ लो ताकि आगे काम आएगा। इधर देखना, आरोही और अवरोही, इस सवाल में आरोही क्रम दिया है, लेकिन इसी क्रम में हम लोग आरोही क्रम भी समझ लेते हैं। देखो, जब किसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हो तो उसे हम कहेंगे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते हुए कैसे, जैसे कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उसमें पहले आपको अगर आरोही क्रम में लिखना है यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा छाटो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या कर रहे हो आप देखोगे तो पहले आपने मान लो बहुत सारी संख्याएं दी रहेंगी और कहेगा कि इसे आरोही क्रम में लिखिए। तो कैसे करेंगे, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा छाटिए, यानी बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा छाटिए, सबसे छोटा के बाद फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो ना, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो इसे हम कहेंगे आरोही क्रम बढ़ते क्रम। तो कोई बहुत सारी संख्याएं दी रहेंगी, अगर कहेगा आरोही क्रम में लिखिए तो पहले सबसे छोटा छाटिएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा लिखिए, उसके बाद उससे बड़ा लिखिए, उसी संख्याओं में से छाट कर। तो इस तरह से आरोही क्रम में होगा। जैसे मान लो ये संख्या दे देगा, 2 दे दिया, 10 दे दिया, 9 दे दिया, और 11 दे दिया, 13 दे दिया, 14 दे 11 दे दिया, 13 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। मान लो ये संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया, कह दिया कि इसे बढ़ते क्रम में लिखिए यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। क्या कह देगा ये वाला, इसे बढ़ते क्रम में लिखिए यानी आरोही क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा कि पहले सबसे छोटा छाटिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से हम बढ़ रहे हैं ना, तो इसे हम कहेंगे बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। अब समझना कैसे होगा। जैसे इसको बढ़ते क्रम में लिखना तो पहले इसमें से सबसे छोटा छाटो। देखो सबसे छोटा 2 है ना, अब इससे बड़ा छाटो। 2 से बड़ा देखो कौन है, 2 से बड़ा कहाँ दिख रहा है, ये 5 है, तो 5 लिखो। फिर देखो 5 से बड़ा कौन है, इसमें दिखा कहीं 7 है, 7 लिख दो। फिर 7 से बड़ा कौन है, 9 है, 9 लिख दो। फिर 9 से बड़ा क्या है, 10 है, 10। फिर 10 से बड़ा क्या है, 11 है, 11। फिर 11 से बड़ा कौन है, इसमें से देखो 13 है, 13 लिख दो। अब कोई है, नहीं है। तो देखो ये बढ़ते क्रम में हो गया ना। देखो 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, फिर 10, फिर 11, फिर 13। इस तरह से ये देखोगे बढ़ते हुए ग्राफ में है ना, बढ़ा ना, तो इसे हम कहेंगे बढ़ते क्रम। क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम। तो ये बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि संख्या ऐसे दी रहेगी, अगर बढ़ते क्रम में लिखिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखिएगा अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में क्या करेंगे, इसी का उल्टा। घटते क्रम में ऐसे बहुत सारी संख्याएं दी रहेंगी, तो घटते क्रम का मतलब क्या, घटना। तो घटते क्रम में क्या करेंगे कि अगर घटते क्रम में आपको लिखना है तो बहुत सारी संख्याएं दी रहेंगी, तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, घट रहे हैं ना। तो घटते क्रम में यानी घटते क्रम को ही अवरोही क्रम कहते हैं। घटते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो घटते क्रम में क्या कहेंगे, घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे ये तो आरोही क्रम था, ये तो आरोही क्रम था, इसी को बढ़ते क्रम भी कहते हैं, बढ़ते क्रम भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा, अगर इस अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब देखना, अगर इसको घटते क्रम में ये वाला कैसे लिखेंगे, तो घटते क्रम में पहले क्या करेंगे, घटते क्रम में पहले क्या करेंगे देखना, घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा छाटेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
मतलब घटते जाएंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। ठीक है, तो घटते क्रम में या आरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा छाटो। सबसे बड़ा इसमें से देखो कौन है, 13, फिर उससे छोटा 13 छोटा, इसमें से सबसे कौन है, फिर 11, फिर 11 छोटा कौन है, देखो 10, 10, फिर 10 से छोटा क्या है, 9, 9, फिर 9 से छोटा कौन है, देखो 7, 7, फिर 7 से छोटा कौन है, इसमें से 5, 5, फिर 5 से छोटा कौन है, इसमें 2, तो 2। देखो ये घट रहा है ना, पहले सबसे 13 था, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 2, इस तरह से घटा ना, तो ये घटते क्रम हो गया। यानी कौन सा क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया। और इसी को, घटते क्रम को ही अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो चाहे कहीं अवरोही क्रम लिखा हो, चाहे घटते क्रम लिखा हो, बात एक ही है, ऐसे लिख लेंगे आप। ठीक है, और अगर बढ़ते क्रम पूछे तो बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं। तो बढ़ते क्रम में आप पहले सबसे छोटा छाटिएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और घटते क्रम में पहले सबसे छोटा सबसे बड़ा छाटिएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस तरह से घटते बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना। अब सवाल में ये था, इसलिए बताना जरूरी था। तो सवाल में देखना आपका सवाल क्या कहा है, सवाल क्या कहा है देखिएगा, सवाल में देखिएगा क्या कहा है। सवाल में कहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा पर देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। हमें इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि दो संख्या दिया रहा है, दो संख्या के बीच में जितने भी पूर्णांक पड़ेंगे उन पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, पहले सबसे छोटा छाटेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम होगा, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से छाटेंगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 में एक संख्या रेखा बनाया है। इधर आपके मतलब क्वेश्चन शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, एक संख्या रेखा बनाया है, देखना इस तरह से। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 8 है। 7 तक तो हमने कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, संख्या रेखा दिया है, बीच में कहीं 0 है, फिर -1, -2, -3, -4, -5, ये संख्या रेखा हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। ये संख्या रेखा बनाया है। अब सवाल दिया है, संख्या रेखा बना कर दिया है, ये दो संख्या दिया है, उसके बीच में जितने भी पूर्णांक आएंगे उसको हमको लिखना है। तो देखिएगा क का क्या सवाल दिया है, क का सवाल दिया है 2 और 5। क्या दिया है, 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के बीच में जितने पूर्णांक है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते का मतलब कि इसके बीच में जितने पूर्णांक पड़ेंगे उसमें सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कैसे करेंगे, इस देखो इसके बीच में अगर सिर्फ पूर्णांक पूछता तो आप कैसे भी लिख देते, जो इसके बीच में संख्या पड़ी है। जैसे मैं समझो कि अगर इसके बीच में पूछता कितने पूर्णांक है तो आप कहोगे 3 और 4। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 4 और 3 दोनों का सही है, भाई 3 और 4 भी है, या 4 और 3 कह लो। कोई बच्चा कहेगा कि भाई इसके बीच में जितने पूर्णांक आए, आपने पूर्णांक पूछा तो चाहे हम 3 4 कहें, 4 4 3 कहें, हम कहेंगे बात तो सही है भाई, आपने बीच का पूर्णांक बता दिया। लेकिन शर्त लगा दोगे कि घटते क्रम में लिखना है बढ़ते क्रम में, तो हमको उसी ऑर्डर में बताना पड़ेगा जिस क्रम में आपने पूछा है। तो सवाल में पूछ दिया है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि इसके बीच में जो भी पूर्णांक है 2 और 5 के बीच में हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। ऐसे ही नहीं बता देना है कि किसी क्रम में बता दो। तो बढ़ते क्रम में देखो 2 और 5 के बीच में कौन है, 3 और 4, 3 और 4 पड़ा है, तो इसमें पहले सबसे छोटा छाटेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो इसके बीच में कौन है, 3 और 4, ये होगा बढ़ते क्रम में। समझ में आया कि नहीं। ख का क्वेश्चन देखिएगा, ख का क्या होगा, ख का दिया है -4 और 0, -4 और 0, यानी अब देखो संख्या रेखा के माध्यम से करना है। देखो -4 है और 0 है, अब इसके बीच में देखो कि कौन से पूर्णांक है, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में देखो, माइनस में आपको सिखाए थे ना कॉन्सेप्ट बताते समय कि माइनस में कोई संख्या जितनी बड़ी दिखती है उतनी छोटी होती है। यानी जैसे अगर मान लो -1 है, -3 है, मैं पूछूं कि बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे -1 है।
समझ में आया कि नहीं? यानी कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है उतनी छोटी होती है। तो -1 -3 में दिखने में लगेगा कि -3 बड़ा है, लेकिन -3 छोटा होगा। या तो लेफ्ट राइट से वाले से कर लीजिए कि संख्या रेखा पर कोई संख्या बाईं ओर पड़ती है तो वो छोटी होती है, और दाईं ओर यानी कि राइट साइड पड़ती है तो वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो अगर -1 और -3 मैं पूछ दूं कि बताइए कि -3 और -1 में कौन सी बड़ी है, तो आप बताओगे ना कि सब दाहिनी ओर तो पड़ा -1, इसलिए -1 बड़ा है। तो क्या करेंगे, माइनस वाले में थोड़ा सा लफड़ा है। देखो -4 और 0 के बीच में हमें पूर्णांक लिखना है, तो -4 और 0 के बीच में देखो कौन है, इसके बीच में देखो 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि -3 -2 -1 है। अब इसके बीच में हमको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा छाटेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा छाटो, देखो कौन है, -3 है, फिर उससे बड़ा कौन है, -2, फिर सबसे बड़ा कौन है, -1। तो -4 और 0 के बीच में कितने पूर्णांक पड़ेंगे, -3 -2 -1। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना? अब देखना ग का क्या होगा, कहाँ गया जी, ग का क्या है, 3 और 8। तो देखो 3 और 8 के बीच में अब देखना, ये 3 और 8 के बीच में कितने पड़ेंगे, 4 5 6 7, ये इतना पड़ेगा, 4 5 6 7 8, और सॉरी 4 5 6 7। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, पहले 4 लिखेंगे, 4 से बड़ा फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये हो गया बढ़ते क्रम में ग का आंसर। घ का देखिएगा, घ का क्या करेंगे, घ का है 0 और 4, क्या है, 0 और 4 के बीच में देखिए कौन कौन पड़ेंगे, 0 और 4 के बीच में, ये 0 है, ये 4 के बीच में कौन पड़ा, 1 2 3। तो लिखिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लिखेंगे, 1 2 3 में सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है, 1 है, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3। तो ये घ का आंसर हो गया। अब देखिएगा घ के बाद कौन सा होगा, अंगा। अंगा का देखिएगा, अंगा का दिया है -5 और -2, -5 और -2। देखिएगा आप, -5 और -2 के बीच में कौन कौन पूर्णांक पड़ा, -4 -3, कौन पड़ा है, -4 -3, मतलब सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो -4 और -3 आंसर। अगला देखिएगा, अंगा के बाद कौन सा हो जाएगा, चौका। चौका है, हाँ चौका है। देखिए चौका क्या सवाल है, -1 और 4 के बीच में, इसके बीच में पूछा है -1, -1 देखिएगा यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बीच में क्या पड़ा, 0 1 2 3। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा क्या होगा, 0 1 2 3, हाँ बस इतना होगा, 0 1 2 3, -1 और 4 के बीच में क्या पड़ा, 0 1 2 3। इस तरह से जो पूर्णांक पड़ा हमने लिख लिया, बढ़ते क्रम में दिया था तो हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बढ़ते क्रम को अगर लिखना हो तो अगर 60 का ट्रिक में देखेंगे तो संख्या रेखा आप देखिएगा, अगर आप बाईं से दाईं ओर बढ़ेंगे, कहाँ से याद रखना, अगर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, जब भी अगर बढ़ते क्रम में कह दे तो हमेशा बाईं ओर से शुरू करो, बाईं ओर से शुरू करो, दाईं ओर बढ़ना शुरू करो, बाईं ओर से दाईं ओर। ऐसे अगर आप बढ़ेंगे बाईं से दाईं ओर तो ये होगा बढ़ते क्रम में, ये संख्या आएंगी, किसमें आएंगी, बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। अगर आप दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं, उल्टा दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो संख्याएं अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में आएंगे। किसमें, घटते क्रम में आएंगे। कभी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश में दे दे, क्या दे दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब बढ़ते क्रम है तो बाईं से यानी कि लेफ्ट से राइट जाइए। कहीं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दे यानी कि घटते क्रम, तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़िए संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर। कहीं अगर असेंडिंग ऑर्डर दे दे अंग्रेजी में, तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम, तो छोटे से बड़े की तरफ यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़िए संख्या रेखा पर। कहीं अगर क्या पूछ दे डिसेंडिंग ऑर्डर दे दे यानी कि घटते क्रम दे दे, तो दाईं से बाईं ओर बढ़िए यानी कि राइट टू लेफ्ट बढ़िए संख्या रेखा पर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये ट्रिक भी है। ठीक है, तो घटते बढ़ते क्रम, भाई हिंदी में आप पढ़े तो घटते क्रम, अंग्रेजी में पढ़ते डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को कहते हैं, आरोही क्रम को। और हिंदी में आप पढ़े तो बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, इसी को अंग्रेजी में कह देंगे तो बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम को क्या कह देंगे, असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम को क्या कह देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर।
कल किसी किसी बुक में इंक्रीजिंग आर्डर लिख देता है बढ़ते क्रम को, और किसी किसी बुक में घटते क्रम को डिक्रीजिंग आर्डर लिख देता है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैथ तो मैथ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और माड में दिया है। भाई ऐसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में कोई संख्या लिखी होती है तो उसको बताते ना कि माड में बोलते हैं। जैसे ऐसे करके मान लीजिए ऐसे लिख दिया, या ऐसे करके ऐसे लिख दिया, इसको बोलते हैं ना कि माड में -6, माड में 5। और निरपेक्ष मान निकालना होता है इसका मतलब। और निरपेक्ष मान का मतलब आपको ये जी बर्रा है। बर्रा जानते हैं आप लोग? बर्रा जो पीला कलर की होती है वही थी। बहुत डर लगता है हमें। ठीक है, देखना माड में कोई चीज हो यानी निरपेक्ष मान निकालना हो तो क्या होगा। निरपेक्ष मान में आपको बताए थे ना कि चाहे कुछ भी रहेगा वो 0 से कितने स्थान पर है ये बताना पड़ता है। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम संख्या लिख दो, प्लस माइनस हटा दो। उसका सिखाए भी थे, यहाँ भी देख लो। जैसे अगर 5 माड में दिया, इसका उत्तर पूछे तो सिर्फ 5 लिख दो। अगर माइनस में मान लीजिए 6 दिया, इसका आंसर पूछे तो 6 का 6 लिख दो ना, छोड़ो माइनस प्लस हटा दो, साइन ही हटा दो। निरपेक्ष मान में साइन हटा दो, जो संख्या वही लिख दो। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। देखना कैसे करेंगे, सिखाए थे आपको ना कि निरपेक्ष मान ऐसे माड में कुछ भी हो तो उसका साइन हटा दो, प्लस या माइनस कुछ भी लगा हटाकर वही संख्या लिख दो। जैसे 5 का पूछ दिया 5, -6 का पूछ दिया तो माइनस प्लस सब हटा दो, बस 6 का 6 लिख दो, वही आंसर। इस तरह से कोई माड में रहता है तो उसको लिखते हैं, या तो उसका मतलब निरपेक्ष मान निकालते हैं, या तो निरपेक्ष मान दे देगा तो भी ऐसे निकालते हैं। तो चाहे माड में दे चाहे निरपेक्ष मान दे वैसे ही निकालते हैं। और कॉन्सेप्ट आपको कल समझा ही चुके हैं, इसलिए आज फटाफट सवाल लगा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क का क्या दिया है, क का दिया है -13 माड में। तो भैया मैं बोला था ना, चलो बता दे रहे हैं, एक साथ ही सब बता देंगे। क्या है 12। ग का क्या दिया है -37। घ का क्या दिया है 0। अंगा का क्या दिया है, अंगा का दिया है -47। और च का क्या दिया है, च का क्या दिया है 101। इस तरह से पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा ये पूछा है ना, तो मैं बताया ना कि माड में कोई संख्या हो तो प्लस माइनस हटा दीजिए, उसका वही संख्या लिख दीजिए। जैसे इसका आंसर पूछा है -13 दिया तो 13 का बस 13 लिख दो, माइनस प्लस कुछ लगाना ही नहीं, हटा दो, गायब कर दो। ये 12 दिया तो 12 का 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस या कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस था, प्लस माइनस कुछ लगाना ही नहीं है, बस जो संख्या वही लिख दो। -37 दिया तो 37 का 37 ओनली लिख दो, काम खत्म, माइनस फाइनस हटा दो, 0 का 0। और -47 दिया तो 47 का 47 लिख दो, और 101 दिया तो 101 का 1 लिख दो। कुछ भी रहेगा सिर्फ कोई संख्या लिख दो, चिन्ह कोई नहीं लगाना है आपको, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। 101 दिया 101 लिख दो, -47 दिया 47 का 47 लिख दो, एक छोड़ दो, 0 है तो 0, -37 दिया 37 का 37 लिखो, माइनस प्लस हटा दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 से चाहे -37 इधर रहे चाहे प्लस में रहे, वो 0 से तो सेम बराबर दूरी पर होगा, अगर सेम बराबर दूरी पे ही होता है। ठीक है, कोई किंतु परंतु तो है नहीं। इस तरह से निरपेक्ष मान निकालते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, इसमें क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, अंग है कि नहीं जी, हाँ है, च है, छ है, ये है। देखना इसमें क्या करना है, पढ़ पढ़ के आपको सत्य असत्य बताना है। सत्य का मतलब कि सही और असत्य का मतलब कि गलत। पहला सवाल दिया है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। क्या दिया है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। भैया पूर्णांक में हम क्या कहते हैं,
पूर्णांक में कहते हैं कि पूर्णांक किससे बना होता है, ऋणात्मक संख्या को मिला के बना होता है। इधर ही समझे ना, पूर्णांक किससे मिला के बना होता है। अगर पूर्णांक को आप लोगे तो पूर्णांक किससे मिलकर बना होता है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्या कह लो, या तो इसी को प्राकृतिक संख्या कह लो या इसी को धनात्मक संख्या कह लो, धनात्मक संख्या कह लो। तो पूर्णांक ऋणात्मक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या, या तो आप कह लो कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या से मिलकर बना होता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाए हैं। और पूछा है कि शून्य, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या शून्य है। तो भैया अगर संख्या रेखा पर आप देखोगे शून्य के बाईं ओर तो 1, 2 माइनस में ये सब आती है संख्याएं। हाँ, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या शून्य कहाँ है, जबकि संख्या रेखा जो संख्या बाईं ओर होती है वो सबसे छोटी होती है। तो शून्य के बाईं ओर तो -1 है, यानी शून्य से छोटा तो -1 हो गया, और इससे भी छोटा -2 हो गया, -2 से छोटा -3 हो गया। ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाएंगे अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो भैया सबसे छोटा पूर्णांक तो शून्य है नहीं। हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछ देता यानी कि होल नंबर तो सही रहता, लेकिन इंटीजर पूछ दिया तो ये सबसे छोटा पूर्णांक जीरो नहीं है। इससे छोटी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्याएं होती ही नहीं है। समझ में है कि नहीं। आप कहोगे कि -3 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, अगला कहेगा -4 है। आप कहोगे कि -5 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, आप कहेगा कि अगला कहेगा -6 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। तो माइनस छोटी पूर्णांक संख्या कोई भी नहीं होती, याद रखना। और दिया है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 है यानी शून्य है, गलत है। ये क्या लिख देंगे, असत्य। क्या है, क वाला क्या हो जाएगा, असत्य यानी कि गलत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ख का क्या कहा है, शून्य का विपरीत नहीं होता। शून्य का विपरीत, जैसे मैं कह दूं, समझना यहाँ से, जैसे मैं कह दूं कि -1 का विपरीत होगा ना +1, -2 का विपरीत होगा ना +2, लेकिन 0 तो बीच में होता है संख्या रेखा पर। 0 तो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या प्लस में है उतना ही माइनस कर दो। जैसे -10 का मैं कह दूं विपरीत तो आप कहोगे +10, मैं कह दूं +10 का विपरीत तो आप कहोगे कि -10। चिन्ह उल्टा हो जाएगा, सेम ही नंबर रहेगा, यानी संख्या सेम रहेगी, चिन्ह अलग हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 100 का विपरीत बताइए तो आप कहोगे +100 का विपरीत -100, -100 का विपरीत +100। समझ में आया कि नहीं, उल्टा होता है। यानी तो 0 तो बीच में है, तो 0 का विपरीत तो कुछ होना ही नहीं है। तो 0 का क्या दिया है, क्या दिया है, शून्य का विपरीत नहीं होता, तो ये सही है। शून्य का कोई भी उल्टा या विपरीत नहीं होता है। तो ये क्या है, सत्य है, सत्य है। अगला देखिएगा, दिया है -17 इज ग्रेटर देन -5। क्या दिया है, -17 बड़ा है -5 से। अब भैया मैं आपको अभी समझा रहा कुछ देर पहले कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है उतनी छोटी होती हैं, और माइनस में -5 और -17 में सबसे बड़ी आपको 17 दिख रही है, लेकिन माइनस में इसलिए -17 छोटा होगा, -5 क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये दिया होता तो सही था, लेकिन ये दिया है तो ये गलत है, असत्य है। संख्या रेखा पे भी आप कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर अगर -17 और -5 का आप देखेंगे तो देखो -4 -5, इधर ही कहीं -5 पड़ेगा, इधर बढ़ने पर कहीं -17 आएगा, और -17 और 5 में आप देखेंगे तो दाईं ओर -5 पड़ा। तो दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है ना, बाईं ओर की तो छोटी होती है। तो दाईं ओर यानी कि राइट साइड की संख्या बड़ी होती है, तो -5 बड़ी होगी, लेकिन सवाल में दिया था -17 बड़ी है, ये गलत हो गया। तो ग वाला क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। घ का देखिएगा, घ का दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम में आपको बताया था ना कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, सेम ही नंबर रहता है, यानी कि संख्या वही रहती है, बस उसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि प्लस का माइनस का देते हैं। और सवाल दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब समझो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लोगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे, यानी कोई भी धनात्मक संख्या लोगे, 0 को छोड़कर, 0 तो ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, यानी 1 से स्टार्ट कर दो, एक ही छोटा छोटा तो एक ही ले सकते हो। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लोगे, उसका योगात्मक पूर्णांक जब भी होगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या चीज, योगात्मक प्रतिलोम। अगर किसी भी संख्या का
अगर किसी भी संख्या का आप क्या करते हैं, किसी भी संख्या का यानी कि योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होगा। भाई मैं कह दूँ अगर +5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप क्या कहोगे, -5 कहोगे। -6 का योगात्मक प्रतिलोम आपको क्या कहोगे, कहोगे कि +6। हाँ, उल्टा होता है ना, चिन्ह बदल जाता है, सेमी संख्या होता है, यानी संख्या वही रहती है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हमेशा ऋणात्मक संख्या होगा। कैसे सिखाए थे देख लो जी, यहाँ समझ लो फिर से। जैसे मैं कह दूँ +5 के योगात्मक प्रतिलोम आप कहोगे -5। भाई संख्या वही रहेगी, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही, लेकिन अगर प्लस में तो माइनस में कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। अरे जी ये बढ़ रहा है, काट लेगी का, देखना +5 है -5 है, इधर देखो उड़ के आ रही है। आप देखेंगे नहीं जी, कहीं कहीं इसको ततैया ततैया बोलते हैं, ठीक है। जैसे मकान है ना, मिट्टी का मकान ये है तो ठंडा होता है ना, इस वजह से आती है सब। देखना होगा क्या, किसी भी धनात्मक संख्या का माइनस में होगा, मतलब संख्या वही रहेगा, माइनस कर देंगे। जैसे मैं कहूँ अगर -6 तो उल्टा हो जाएगा, -6 का क्या हो जाएगा, +6। संख्या वही रहेगा, योगात्मक प्रतिलोम निकालते समय बस चिन्ह बदलते हैं। अगर माइनस में है तो प्लस में रख देंगे, प्लस है तो माइनस में रख देंगे। जैसे मैं कहूँ +10 का योगात्मक प्रतिलोम तो आप कहोगे +10 का -10। मैं कह दूँ -10 का योगात्मक प्रतिलोम तो आप कहोगे -10 का +10। इस तरह से संख्या वही रखेंगे, बस चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो भैया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, याद रखना। धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा। तो क्या कहा है इसमें दिया है ना कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो हाँ सही है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का आप योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और एक धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। अब देखिएगा अन्य क्या कहा है, एक ऋणात्मक प्रतिलोम अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। भैया उल्टा दे दिया, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, गलत है। अभी तो सिखाया ना कि एक अगर धनात्मक पूर्णांक है, अगर क्या है धनात्मक पूर्णांक है तो उसका योगात्मक पूर्णांक ऋणात्मक होगा, समझना, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक वाले से छोटी ही होती है। और इसमें देखना एक अंगा वाले में एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। भैया अगर कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक है उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो धनात्मक आएगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। भाई उसी का उल्टा ही तो होगा। तो इसका मतलब, और इसमें दे रखा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो गलत है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो अन्य वाला क्या है, असत्य है, गलत है, गलत है। च का देखिएगा, च का दिया है कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है। क्या दिया है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। और अभी आपको पूर्णांक बताया कि पूर्णांक ऋणात्मक संख्या शून्य, इससे शून्य और प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या से मिलकर बनती है। प्राकृतिक कह लो या धनात्मक संख्या कह लो। तो भैया पूर्णांक तो ऋणात्मक संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या कह लो से मिलकर बनती है। और कहा है कि पूर्णांक शून्य पूर्णांक नहीं है, जबकि यहाँ बताया ना कि पूर्णांक शून्य भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के मिलने से ही बनता है। तो शून्य पूर्णांक है, जबकि इसमें दिया है कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। 6 का देखिएगा, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। भैया शून्य न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। तो शून्य को चाहे प्लस में लिख दो, शून्य को चाहे माइनस, शून्य को चाहे प्लस में लिखो, शून्य को चाहे माइनस में लिखो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो शून्य का शून्य ही है, तो ये सत्य है। कुछ भी लिख दो इसको, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्योंकि अगर आप धनात्मक मानोगे तो ऋणात्मक करोगे, और ऋणात्मक करोगे तो धनात्मक करोगे। और शून्य न तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो शून्य का कोई भी प्रतिलोम निकालो, शून्य का शून्य, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, शून्य होगा। ये सत्य है। क्या है, सत्य है। और कहा गया जी ये 6 का था, समझ में आया कि नहीं। पूछा ना शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो हाँ शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही है। समझ में आया ना, क्योंकि शून्य
शून्य अगर माइनस में रहेगा तो प्लस करोगे तो माइनस करोगे, और शून्य न तो धन है न तो ऋण है, कुछ भी मान लो अपने अनुसार। ठीक है, तो ये सारा का सारा आंसर हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। सभी के पीछे क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, कारण भी बता दिया, डीप में सवाल भी समझा दिया, और पूरा डीप में कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, सारी चीजें हमने समझा दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर नहीं मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर आएगा 3B का, कौन सा आएगा 3B का, ये वाला चैप्टर, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला चैप्टर आएगा 3B का। तो 3B पर जाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे जैसे इसका किए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, सवाल समझ में आया कि नहीं, अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के जरिए हमें बताया करिए, ताकि अगले वीडियो में हम उसको समझा सके। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।